हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ रखा है, आज आप उसका बहुत ही क्विक तरीके से रिविज़न कर पाएंगे और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक सामान्य हिंदी का पैरा दिया गया है सामने, जो कि बहुत ही छोटा है और जिसे हम आसानी से ही कंप्लीट करेंगे और देन उसके बाद अपने क्वेश्चंस फटाफट से टिक करेंगे। तो दिया गया है कि आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। तो जैसे कुछ कीवर्ड्स आपको अगर मिलते हैं पढ़ते टाइम, तो आप उनमें पेपर में भी टिक कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आंसर ढूंढने में आराम रहेगी। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि 23 साल का नौजवान हिंदी फिल्म की दुनिया में एक क्रांति लेकर के आएगा। कितने साल का? तो 23 साल का नौजवान। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी, जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। तो कहानी किस पे आधारित है? वे नौजवानों की इच्छाएं जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं, इस पर आधारित जो आपकी कहानी है वह इसी पर आधारित है। उसमें यह समय 3 प्रसिद्ध नायिकाएं कौन थीं? तो नरगिस थीं, कामिनी थीं और कौशल तथा निगार सुल्तान थीं। इस फिल्म के लेखक इधर राज आनंद और छायाकार बी.एन. रेड्डी थे। तो लेखक कौन थे? इधर राज आनंद और छायाकार बी.एन. रेड्डी। तो इसमें ज़्यादातर आपके मोस्टली की पॉइंट्स ही दिए गए हैं। संगीत पृथ्वी थिएटर की स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया। तो संगीत किसने तैयार किया? राम गांगुली ने। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम, शिवम, सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो इस फिल्म की छाप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? तो सत्यम, शिवम, सुंदरम पिक्चर में और साथ ही साथ मेरा जोकर नाम से जो पिक्चर आपकी आई है उसमें भी। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आग फिल्म की कथा आधारित है। ऑप्शन ए है बच्चों पर, बी है महिलाओं पर, सी है नौजवानों पर, डी है सैनिकों पर। तो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। किस पे आधारित है? नौजवानों पर, अभी हमने देखा था। देन अगला प्रश्न है आपके सामने, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष में हुआ था? तो ये फिल्म किस वर्ष आई थी? वर्ष 1946 में, 1948 में, 1950 में या 1960 में? तो ये कब आई थी? वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले हिंदी, देन उसके बाद जीके, उसके बाद आप रीजनिंग और फिर आप मैथ के पोर्शन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, क्योंकि ये जो हिंदी और जीके के क्वेश्चंस होते हैं ये आपको डायरेक्टली आंसर एक बार में ही मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है। और अगर इनको हम बाद में करने की सोचते हैं तो टाइम हमारा कम पड़ जाता है, इसलिए प्लीज़ आप हिंदी को पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने निगार, बी है मधुबाला, सी है नरगिस और डी है कामिनी कौशल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो निगार सुल्तान, नरगिस, कामिनी ये तो है, लेकिन मधुबाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अब देखिए, एक ही पैरा से आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो सुहाग का दिन बिल्कुल नहीं, आवारा जी नहीं, श्री 24 ये भी नहीं, 420 और नेक्स्ट है आपका सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम में इसकी छाप देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी? मैंने कहा था कि पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। तो 40 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, 24 वर्ष थी, 23 वर्ष थी। तो कितने साल का लड़का इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा? तो उसमें क्या दिया गया था? उसमें दिया गया था 23 वर्ष का लड़का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? अब ये कुछ भाषा बोली से आपके प्रश्न यानी कि व्याकरण शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आपके पैरा के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो मगही किसकी है? ऑप्शन ए है राजस्थानी की, बी है पश्चिमी हिंदी की, सी है पूर्वी हिंदी की और डी है बिहारी की। तो मगही किसकी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहारी की। अवधि मगही हो जाएगी बिहारी की। नेक्स्ट है आपके सामने, अब आपके अलंकार भी आएंगे, तो उससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है, तो सिली मुख में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष है, बी है लाटा अनुप्रास है, सी है वृत्यानुप्रास है और डी है उपमा अनुप्रास है। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखिए, सिली मुख में दो अर्थ निकल रहे हैं और सिली मुख के दो अर्थ और आपस में ये लिपटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसलिए इनका जो अर्थ होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर। इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सिली मुख का अर्थ प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विस्मय का स्थायी भाव किस रस्से में होता है? देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करवाने हैं। तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, कितने सही हुए ये देखिए, बाकी आप एक्सप्लेनेशन अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। तो विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, बी है शांत, सी है अद्भुत और डी है विभत्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, उपयुक्त पदहंस के रचयिता कौन है? तो ये तो हम सभी जानते होंगे, ये किसके द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन ए है रहीम, बी है दादू, सी है कबीरदास और डी है तुलसीदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं राम को कुत्ता मोतियों मेरो नाम, ये भी किसकी है? तो कबीर दास की है। और इसके बाद एक पंक्ति आपकी आती है कि बरसे कंबल और भींगे पानी, इस तरीके से कुछ उल्टे शब्दों को मैच करते हुए जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो कबीर ने ही लिखी हैं। तो यदि अगर आपसे अगली बार ये पूछी जाए तो आप याद रखिएगा। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 16, 18। तो कितनी होती हैं? 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन अगला प्रश्न है, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ए आए अव आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है दीर्घ है, बी है गुण है, सी है वृद्धि है और डी है अयादि है। तो देखिए याद रखेंगे, दीर्घ में समान स्वर मिलकर के बड़े हो जाते हैं, जैसे अ बड़ा आ हो जाएगा, ई बड़ी ऊ हो जाएगी। गुण में ए ओ अर निकलता है, वहीं वृद्धि में एक मात्रा की वृद्धि होती है। ए आए अव आओ ये किस में होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अयादि संधि में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, मतलब पहले नंबर पे जो लिखा गया है उसको 6 की संख्या दी गई है, तो बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो यानी कि आपको यहाँ एक जो वाक्य बनाना है जो उचित क्रम में हो, तो पहले आपको मजदूरों की बस्तियों में, ऑप्शन है आपके पास, यहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं से। तो इनको किस प्रकार अरेंज किया जाए कि ये एक उचित वाक्य का निर्माण कर सकें? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। अब इन्हें हम कैसे मिलाएंगे तो एक बार फटाफट से आप देख लीजिए। सबसे पहले रा आएगा, यानी कि आपका सबसे पहले क्या आएगा? रा आएगा। तो मजदूरों की उचित बस्तियों में क्या होता है? व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर क्या आएगा आपका? अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं से और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से क्या होगा कि वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, इतना ही आपका जो है इसमें दिया गया है, तो यही आपका क्रम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, इतना आपके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर ये तो मुझे सेंटेंस ही लगभग अधूरा सा लग रहा है, तो इसे फिर से देख लीजिए। हाँ ठीक है, यही है आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए इस तरीके के कुछ अटपटे प्रश्न आपको पेपर में भी मिलेंगे, तो उन पे बहुत ज़्यादा समय आपको खर्च नहीं करना है। समझ आता है कीजिए, वरना स्किप कीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। जो चीज़ें ठीक हैं वही ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खलिहान, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर क्षेत्र हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की गई है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी है उपमा, सी है रूपक और डी है संदेह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की गई है, वहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 1 सेकेंड, यहाँ पर संदेह है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो श्रृंगार के आपके दो जो हैं
भाग होते हैं, वियोग होता है, करुण होता है, और उसके बाद आपके रौद्र है, करुण है, शांत है, वियोग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करुणा, करुण, शोक यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका आजन्मा शब्द में समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव, डी है कर्मधारय है। तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो तल धनलीन है, तद धनलीन है, तत् धनलीन है, तत् धनलीन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तत् धन लीन है, यानी कि तत् में आपके हलंत्यम लगा होगा। हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है निराला, सी है धर्मवीर भारती और डी है आज्ञे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चोरों को खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पास में वस्तु होते हुए भी दूसरी जगह जाकर के ढूंढना। अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विचमीन प्यासी, मोही शून्य सुनी आवे हाँसी, यानी कि पानी के रहने के कारण भी क्या है कि मछली प्यासी है, तो ये एक हंसी की बात है, यानी कि ऐसा विश्वास करने योग्य नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना होगा, अतिशयोक्ति होगा, विशेषोक्ति होगा या उपमा होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। तो यहाँ पर त्रुटि किस भाग में है? तो करेगा नहीं, करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसी भाग में त्रुटि आपकी दी गई है। अगला प्रश्न है कि लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है एरा, बी है रा, सी है आ और डी है इरा। तो लूट में लग जाएगा एरा प्रत्यय और हो जाएगा लुटेरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने रीत्यानुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्यानुसार, रीति के अनुसार। तो आपका यहाँ राइट आंसर जो बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीत धन अनुसार। रीत्य नहीं होगा, रीत नहीं होगा, रीतु नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम भक्त। देखिए राम भक्त तो कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी तो राम भक्त थे, विभीषण भी तो राम भक्त थे। यहाँ पर्टिकुलर किसी हनुमान को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से जो हनुमान शब्द है उसका इंडिकेशन नहीं हो रहा है। वो राम भक्त थे लेकिन अकेले उनका नाम नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कपीश्वर और कपि माने बंदर, और बंदरों के स्वामी जो आपके कौन हो गए हैं? तो बजरंगबली हो गए हैं। बजरंगबली दिया भी गया है, पवनसुत भी दिया गया है, तो राम भक्त आपका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इस प्रकार के डाउटफुल क्वेश्चन जरूर आएंगे तो समझ करके ही आंसर कीजिएगा। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, चरते हैं का प्रयोग होना चाहिए। बैल और बकरी घास चरते हैं, और बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम पूछा गया है, यानी कि उसका संस्कृत जो अर्थ होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है कटन, बी है कटित, सी है कर्तन और डी है कट्टित। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्तन माने काटना। अगला प्रश्न है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो ऐसा जो आपको थोड़े थोड़े शब्द दिए गए हैं उनको आपको वो कलेक्ट करके एक पूरा वाक्य बनाना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने भारतीय, बी है बिना हिंसक विरोध के, सी है शुरू से और डी है सहते, और वी है आपका आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, इसके बाद है आपका चले गए। तो यहाँ पर हम जब वाक्य का निर्माण करेंगे तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा कि भारतीय क्या बनेगा? वाक्य आपका बनेगा कि भारतीय शुरू से ही क्या करते चले गए? तो भारतीय शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना किसी विरोध के इसका जो क्रम मिलाएंगे वो यहाँ से नहीं बल्कि कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय और
सहते चले गए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वह हो जाएगा कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय भारतीय सहते चले गए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इनको बहुत ही इत्मीनान से और शांति दिमाग से मिलाइएगा, क्योंकि इनमें गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रगजल धार। तो इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? ऑप्शन ए है दोहा, बी है सोठा, सी है बरबे और डी है गीतिका। तो फटाफट से आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरबे। अब देख लीजिए यहाँ पर मात्राएं यदि आपको लगानी नहीं आती तो मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए बताऊंगी, बाकी आपको आता ही होगा। तो जहाँ पे छोटे आ की मात्रा मिलेगी या छोटी ई की मात्रा मिलेगी तो छोटे सभी लघु रूपों में आप एक मात्रा का, और जहाँ डबल बड़े दीर्घ का प्रयोग किया गया होगा वहाँ पर डबल मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो एक 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 डबल, फिर डबल सिंगल सिंगल, फिर सिंगल सिंगल। तो मात्राएं पूरी कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएंगी डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल। तो इसके बाद इसमें जो गिनेंगे दूसरे पद में, तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7। तो 12 और 7, 12 और 7 जो मात्राएं होती हैं वह किस में आती हैं? तो बरवे में आती हैं। यहाँ पर इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 12 मात्राएं, देन इसके बाद 7 मात्राओं में यदि यति होती है तो वहाँ पर बरवे छंद होता है। वहीं अगर बात की जाए चौपाई की तो वहाँ पर 16-16 मात्राएं देखने को मिलती हैं। परुष शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अपरुष, बी है सरल, सी है कठोर, डी है कोमल। तो परुष का हो जाएगा, परुष का आपका जो विलोम होगा वह हो जाएगा कोमल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि परुष माने कठोर होता है और उसका आपका विलोम हो जाएगा कोमल। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है अग्रज, बी है ज्येष्ठ, सी है वरिष्ठ, डी है श्रेष्ठ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे। चिरजीवों जोरी जुए जुरे क्यों ना सनहे गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्लेष अलंकार। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा आपका जो अलंकार होगा वह हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? जो घर से शब्द है इसमें कारक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो कर्म कारक होगा, करण होगा, संबंध होगा, अपादान होगा, तो करण कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने होता है, कर्म से होता है और करण से के द्वारा। तो करण से के द्वारा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका बताया गया है कि घर से दूर है, किलोमीटर दूर है। देखिए आगे पूरा आप ध्यान रखेंगे। और जब कहीं से दूर रहने की बात की जाएगी तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान का प्रयोग करेंगे, और अपादान का अर्थ होता है से अलग होने पर, से अलग होने पर। तो यहाँ पर इसलिए आपका राइट आंसर बी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जब कहीं से अलग होने का अर्थ आएगा, से अलग होने का अर्थ आएगा, वहाँ पर आंसर हो जाएगा अपादान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन ए है नव समास, बी है अलुक, सी है संबंध और डी है बहुब्रीहि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द है आय, बी है व्यय, सी है नहर और डी है लहर। तो लहर आई, आय अच्छी है, नहर बह रही है, जबकि व्यय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार आप क्या करेंगे? उनका वाक्य प्रयोग कर करके उन्हें सही तरीके से चुन सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओंठ, तेल। तो एक वचन कहाँ पर है आपका? उसका आपको चयन करना है। तो दर्शन होते हैं, तो कई सारे देवताओं के, देवियों के या किसी सज्जन पुरुष के दर्शन होते हैं। हमेशा पुल्लिंग में आपका प्रयोग होता है, सॉरी बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण निकल गए, गए, गया नहीं गए, गए में आपका बहुवचन हो जाएगा। होंठ आपका सदैव 2 होंठ होते हैं, लेकिन उनको एक ही बोलते हैं क्योंकि ये पेयर में होते हैं, फिर भी हम इनको एक ही प्रकार से इंगित करते हैं, तो ये भी आपका बहुवचन होता है। लेकिन जो तेल शब्द है वह आपका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, डी है विद्याधन भ्यास। तो विद्याधन अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
और यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें संधि कौन सी है, तो संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, क्योंकि आ और आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण करेंगे, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय और पराजय ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि द्वंद्व समास। यहाँ और चा का भेद देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अन्वेषण है, अन्वेषण है, अन्वेषण है या अन्वेषण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अन्वेषण। अन्वेषण माने होता क्या है, तो खोज होती है, इसका विलोम पूछा जाए तो गवेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ से अपने सामान्य जानकारी के प्रश्न प्रारंभ करेंगे। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, तो लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक प्रकार की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। तो बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, क्या काली कपास की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, केरल मिट्टी है या विंध्यन मिट्टी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली और कपासीय मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्रों में जो जनपद है उनकी संख्या कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 जनपदों की संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन हम उसकी स्थापना तिथि को मनाते हैं। तो कब स्थापना की गई, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि मई 2003 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन पिछले ईयर का है, तो ये आपका पूछा नहीं जाएगा, तो इसे हम क्रॉस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न है कि तो स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया, इस टारपीडो का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वरुणास्त्र। क्या नाम है उसका, वरुणास्त्र। नेक्स्ट आपका 2023 यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। तो स्वनिधि महोत्सव का आयोजन क्या लखनऊ में किया गया, मथुरा में, गोरखपुर में या वाराणसी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो जो वैदिक सभ्यता है वह तापी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखेंगे, मलिक अख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी, और उन्हें कैद किसने किया था, तो इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने। और कहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया था, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरनगढ़ किले में या बंठिड़ा के किला मुबारक में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी बठिंडा के किला मुबारक में। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सूफी परंपरा में जो वली शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, क्या संत को वली कहते हैं, आश्रम को, शिष्य को या क्रम को। तो राइट आंसर हो जाएगा संत को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची अधिवेशन या सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और वहीं पर इसके बारे में जो कथन दिए गए हैं कौन सा कथन आपका सही है। तो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था, इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आप अपना राइट आंसर चुनेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। अधिवेशन की अध्यक्षता तो सरदार पटेल के द्वारा की गई थी, और भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो तो 1942 में आया था, इसलिए यहाँ पर यह और सभी कथन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी के द्वारा, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा, अरुणा आसिफ अली और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो कौन सा ऐसा अक्षांश है जो नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर, इस्लामाबाद, एवरेस्ट पर्वत या अमरनाथ की गुफा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरेस्ट पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो रोहतांग सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में ये आपका कथन सही दिया गया, जबकि रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला आपका सिक्किम में है। बाकी सब आपके गलत दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अष्टमुडी झील स्थित है? तो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या महाराष्ट्र में? तो अष्टमुडी जो झील है वह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा बांध है जो कि अस्थायी बांध है? तो ऑप्शन ए है डेब्रिस, बी है कॉफर, सी है डिटेंशन और डी है इम्पाउडिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉफर। कॉफर इस तरीके का अस्थायी बांध होता है जो विशिष्ट क्षेत्र से पानी बाहर निकालने के लिए निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 8 से संबंधित है राज्य, नगर पालिकाएं, केंद्र शासित प्रदेश या पंचायतें? तो भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। 4 काम में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। 5 में संघ की बात की गई है। 6 में आपके राज्य की बात की गई है। 7 आपका निश्चित है और 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 में आपके पंचायती राज की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ये किस में कहा गया है? कि 343 बाई फर्स्ट में, 243 एस फर्स्ट में, 124 ए फर्स्ट में या 338 बी फर्स्ट में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 338 बी में कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। आयोग के बारे में बताया गया। 338 ए में किसकी बात की गई है? तो अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। अनुसूचित जात की बात, अनुसूचित जात की बात 338 में की गई। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? यानी लोकसभा में जो भी बातें होती हैं वे किस भाषा में मुद्रित की जाती हैं? अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 150। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 140 में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो 10वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन या 4था संविधान संशोधन या 6वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य को पारित किया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता है? यानी कि भारत के सीएजी पद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343 में, बी है अनुच्छेद 148 में, सी है अनुच्छेद 124 में और डी है अनुच्छेद 110 में। 110 में आपके धन विधेयक की बात की गई है और जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 148। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस समय वर्तमान में आपके सीएजी कौन है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन ए है जगदीश भगवती, VKRV राव, सी है कौशिक बसु और डी है मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि VKRV राव आपके कौन है? तो ये पहली बार भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? बाह्य ऋण में वृद्धि,
दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, सी है विदेश में न्याय व्यापार शुरू करना, और डी है आपका आयात प्रतिस्थापन के लिए सरल योजनाएं लाना। तो वैश्वीकरण यानी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या व्यक्त करता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका वैश्वीकरण होने से अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है। तो ऐसा ब्याज जो सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूला जाता हो उस अल्पकालिक ऋण को क्या कहते हैं, ऋण के ब्याज को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रधान उधार दर, बी है परिशोधन दर, सी है परिवर्तनीय दर और डी है छूट की दर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधान उधार दर। क्या हो जाएगा, प्रधान उधार दर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा प्रणाली, भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो एनपीसीआई का आपको पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म। तो नॉन कैश पेमेंट ऑपरेटिव इंक, बी है नॉन कैश पेमेंट्स कोऑपरेशन, सी है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया और डी है नेट पेमेंट कंपनी इंक। तो एक या दो फुल फॉर्म आपके पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर एनपीसीआई का पूछा गया है और जिसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2021 को, 1 जनवरी 2022 को। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है, इसे कब शुरू किया गया था, इसे शुरू किया गया था 15 अगस्त 2021 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है। तो मनरेगा के अंतर्गत कम से कम जो रोजगार प्रदान किया जाता है वह 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। जो मनरेगा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, फिर इसका नाम बदल करके नरेगा की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका 2009 में नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, तो मनरेगा कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। ऑप्शन ए है 1998 में, 2004 में, 1997 में या 1999 में। तो जो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला था वह मिला था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1998 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है सरकारी सेवा, बी है साहित्यिक सेवा, सी है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी और डी है सामाजिक कार्य। तो जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वह दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से में प्रस्तुत किए गए। तो ओलंपिक इस बार आपके हुए हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सबसे पहली बार जो रिंग का प्रदर्शन है वह सार्वजनिक रूप से कब किया गया था, 1933 में, 1917 में, 1913 में या 1937 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1913 में। कब किया गया था, 1913 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हिंदी है, पाली है, संस्कृत है, उर्दू है। तो जो सबसे प्राचीन भाषा है वह है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि द इकबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है। द इकबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है। J.K. राउलिंग ने लिखी है, मेगन मिरांडा ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, मलाला यूसुफजई ने लिखी है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि J.K. राउलिंग के द्वारा द इकबॉग नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है। क्या सिंगली है, अंग्रेजी है, तमिल है या मलयालम है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और श्रीलंका की आपकी राजधानी क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धनेपुरे। अगला प्रश्न देखेंगे। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये प्रकाश से संबंधित जो सारी खोज है वह किसने की थी। तो क्या S.N. बोस ने की थी, जॉन टिंडल ने की थी, C.V. रमन ने की थी या लॉर्ड रेले ने की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश की खोज के लिए जो सारा श्रेय है वो C.V. रमन को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया।
एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जॉन वर्बर ने, एडविन बियर्ड वंडिंग ने या निकोलस कालन ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकोलस कालन ने। निकोलस कालन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपके हिंदी प्लस जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वह कंप्लीट होता है। तो एक प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसी प्रकार आगे के प्रैक्टिस सेट एक साथ चाहिए तो आप बताइएगा, मैं पूरी मैराथन बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें लगभग 2 से 3 सेट होंगे, वरना आपके एक एक सेट करके वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी, तब तक कि आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने पेपर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।